ऑडियो चैनल। ईस्टर्न रेलवे द्वारा स्कूलों को बंद करने के फैसलों को लेकर इन दिनों पूरे शिल्पांचल में हड़कंप मच गया है। इसे लेकर समाज के हर स्तर के लोगों में असंतोष व्याप्त है। आज इस मुद्दे पर आसनसोल के डूरेंट हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और इन स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक उपस्थित थे। सभी ने रेलवे के इस फैसले की मुखालफत की और कहा कि भले अगले शैक्षणिक वर्ष से नए विद्यार्थियों की भर्ती ना हो, लेकिन इस तरह से अचानक स्कूल को बंद करने का फैसला सरासर गलत है। Actually, this decision is taken by the railway board and railway authority. Okay, so it is. We are all the guardians. I am also not agree in this decision, but we have to, as a head of institution, we have to follow the rules, regulation by instruction. All the instruction have to follow that are given by the railway authority or any others source. All the railway authority or any others, we have to follow this instruction properly. That's all. बोले सर, अगर ये स्कूल बंद कर देगी तो आप लोग की तरफ से कोई मूवमेंट होगी? Actually, we are not agree to stop any school. All the railway schools should continue as usual. Okay. क्या लग रहा है कि सरकार शिक्षा पे भी पाबंदी लगा रही है अब क्या, और बेचने की तैयारी कर रही है? I no comment about this. आप अपना नाम परिचय बता दें। TK Roxit, कौन है आप? हेडमास्टर ईस्टर्न हाई स्कूल। आज सीनियर डिप्टी मैडम डूरेंट ने प्रोग्राम करना था, 10 बजे बुलाई थी, लेकिन जनभावना रेल प्रशासन के खिलाफ है। मैं रेलवे एम्प्लॉई हूँ, मैं भी इस स्कूल का गार्जियंस हूँ, करेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ क्लास 1 का। तो उस हैसियत में मैं भी आया था, मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारा रेल प्रशासन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं आया। या 500 से 800 बच्चे के माता पिता यहाँ उपस्थित हुए, उसके बावजूद कोई पहल नहीं हुआ। लेकिन हमारा एक ही गुजारिश है कि सरकारी संस्थान बचना चाहिए। जिस स्कूल में मोर देन 62% बच्चे पढ़ रहे हो, वैसे स्कूलों को बंद करना, ये उन गरीबों के पेट पे लात मारना है, उन गरीब बच्चों का मूलाधिकार छीनने जैसा है जिनको शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान ने दिया है। भारतीय संविधान हमें मूल शिक्षा का अधिकार देती है। अनुच्छेद 12 से 51 हमें मूलाधिकार मिला है। उसी अधिकार के तहत मैं अपने रेलवे ऑफिशियल से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि सर प्लीज़ सेव द हमारा ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल, प्लीज़ रेलवे हेरिटेज को बचाइए। 1905 में स्थापित हमारे 125 साल पुरानी स्कूलों को बचाइए। यहाँ आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ग्रुप डी ट्रेड में जो 30,000 रुपये मिलते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब शिक्षा इतना महंगा हो गया है कि बाहर प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का व्यापार होता है। अगर प्राइवेट स्कूल अच्छा होता तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 नहीं होता। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छा होता तो एम्स प्राइवेट नंबर 1 नहीं होता। अगर सरकारी संस्थान में प्राइवेट इंस्टीट्यूट अच्छा होता तो IIT अच्छा नहीं होता, IIT नंबर 1 नहीं होता। मैं यही कहूँगा सर, सरकारी संस्थान को सपोर्ट कीजिए और हमें बचाइए। हम अपने DRM साहब से, सीनियर डिप्टी मैडम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे क्या आंदोलन है आप लोगों का? आगे प्लान है कि हम लोग इसको नहीं मानेंगे मैम। हमारा जब रेलवे का परसेंटेज ज़्यादा है तो हमारा स्कूल नियम के तहत नहीं आता, इसलिए हमारा स्कूल बचेगा। और हमें आशा है कि DRM साहब इसमें सहयोग करेंगे कि हमारा स्कूल बचना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम नंद कुमार भगत, रेलवे चीफ कंट्रोलर पंचुअलिटी, आसनसोल कंट्रोल। आप लोग यहाँ क्यों जमा हुए? हम लोग यहाँ आए हैं कि मेरा बच्चे का स्कूल है, अपने बच्चे का भविष्य के लिए आए हैं। स्कूल बंद हो रहा है। अगर स्कूल पूरी दुनिया में कहीं भी बंद होने की चीज़ है तो बंद कर दीजिए। पूरे दुनिया में स्कूल खोला जाता है, हम लोग का देश में बंद कर रहा है। यहाँ हमारे देश में भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बैग देते हैं, साइकिल देते हैं, कोई की बुक देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं कि बच्चे स्कूल तक जाए, स्कूल खुले, स्कूल में बच्चा आए। और यहाँ स्कूल बंद किया जा रहा है। स्कूल बंद करने का चीज़ है तो बंद कीजिए, लेकिन कहीं तो हम सुने नहीं कि, कभी जानते भी नहीं है। इस स्कूल में हम भी पढ़े हैं और आज ये स्कूल बंद हो रहा है। आज मेरा बच्चा भी इस स्कूल में पढ़ रहा है। हम लोग यहाँ आए विरोध करने के लिए कि स्कूल बंद करने का चीज़ नहीं है ना। हम लोग यहाँ पर कोई सिनेमा हॉल के लिए नहीं आए कि सिनेमा हॉल को बचाना है, हमको तो स्कूल को बचाना है। बच्चा पढ़े,
मेरा बच्चा पढ़े, हर किसी का बच्चा पढ़े, ये तो सबका अधिकार है, बस और क्या। बात हुई है आप लोगों की डीआरएम से? हम लोग देखिए, हम लोग का किसी से बात नहीं हुई है, हम लोग तो ड्यूटी करते हैं और स्कूल बच्चे को पहुंचाना है, स्कूल ले जाना है, लाना है। हम लोग अपने जीवन में ही इतना महंगाई है, आदमी उसमें परेशान है, ये अलग परेशानी। बच्चा स्कूल आ रहा था, जा रहा था, टोटो से आ रहा है, ऑटो से आ रहा है, जा रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, हमको अच्छा फैसिलिटीज़ मिल रहा है। मेरा बच्चा, ये सब सरकारी स्कूल को बर्बाद करने का नियम है। ये सब प्राइवेट स्कूल जो है वो सब इस टाइप का अफवाह फैला दिया जाता है कि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। आप आइए ना, इंडिया इंटरनेशनल का मेरे घर बगल में है, हमको पता है इंडिया इंटरनेशनल का बच्चा कैसा है और इस स्कूल का बच्चा कैसा है। ये सरकारी स्कूल है लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब फैला दिया जाता है कि मतलब ताकि आदमी जो है ये बोले कि मतलब सरकारी स्कूल है, पढ़ाई नहीं हो रहा, बंद कर दो। लेकिन ये सब एकदम गलत चीज़ है। पढ़ाई के विषय में स्कूल के किसी का भी पढ़ाई, बच्चे का पढ़ाई का विषय में बंद नहीं करना चाहिए, कोई खोलना चाहिए, खोलना चाहिए। ये खोलने का चीज़ है, अगर बंद करने का चीज़ होता तो बंद कर देते। आपका परिचय? मेरा परिचय बबलू, हम रेलवे एम्प्लॉय। স্কুল বন্ধ করে দিলে কি হবে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ? দেখুন, একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার মনে হয় মিডিয়ার কাছে কোনো বক্তব্য রাখার মতন আমার কোনো অধিকার নেই। তো মানে আমি কর্মচারী হিসেবে সেই ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না, কিন্তু একজন সচেতন নাগরিক বা পেশাগতভাবে একজন শিক্ষিকা হয়ে আমি এইটুকু বলতে পারি যে শিক্ষা সমস্ত মানুষের মৌলিক অধিকার। হ্যাঁ, এবং মানে এডুকেশন পাওয়াটা বাচ্চাদের বার্থরাইট বলেই আমি মনে করি। সেখানে যেখানে এখন সব জায়গায় এই ব্যবস্থাই চলছে যে স্কুল খোলা হোক, স্কুল ছুট বাচ্চাদের আনা হোক পড়ার আওতায়, তো সেখানে আমি রেলওয়ে স্কুল বা কোনো সরকারি বিদ্যালয় বা কোনো বেসরকারি বিদ্যালয় এইভাবে কিছু বলতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই যে কোনো ভালো স্কুল বাচ্চাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। কেন, শিক্ষা সমাজে যত ছড়াবে তত আমরা শিক্ষিত এবং সচেতন নাগরিক পাবো। অতএব যে কোনো স্কুলই বন্ধ হওয়াটা একটা দুঃখজনক ঘটনা, এবং যে স্কুলে ধরুন প্রচুর বাচ্চা আছে তারা পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোক, হঠাৎ করে একটা স্কুল যদি বন্ধ হয়ে যায়, মানে এটা পেশাগতভাবে একজন শিক্ষিকা হিসেবে এবং একজন সচেতন ভারতবাসী হয়ে এটার আমি ঠিক মেনে নিতে পারছি না মন থেকে। মানে একটা সুযোগ বাচ্চাদের পড়াশোনার পাওয়া উচিত, সেই হিসেবে কোনো স্কুল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়াটা হয়তো ঠিক নয়, এটাই আমি বলতে চাই। ম্যাডাম, যেখানে দেখা যাচ্ছে কি বিভিন্ন জায়গায় সরকারিভাবে হোক, রাজ্য সরকার হোক, যেই সরকার হোক, তারা বাচ্চাদেরকে পড়ার জন্যে বই খাতা ফ্রি দিচ্ছে, স্কুল ড্রেস ফ্রি দিচ্ছে, অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে সাইক্লিং দিচ্ছে যারা কি ড্রপ আউট না হয়ে যায় কি স্টুডেন্ট। সেই জায়গায় এখানে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্র সরকার স্কুল বন্ধ করছে, তো কি শিক্ষা জগতেও এরা পেশাগত করছে, এটা বলতে পারে? দেখুন, এ ব্যাপারে আমি কোনো মানে ধৃষ্টতা দেখাতে চাই না কোনো মন্তব্য করে। কেন, আমি এতটা ঠিক বাবু বলছি, এই যে স্কুল বন্ধের ব্যাপারটা চলছে এটা খুবই নিন্দনীয়, খুব নিন্দাকর ব্যাপার। এইটা যাতে না হয়, আমাদের স্কুলের বাচ্চা বা আমার বাচ্চা ভবিষ্যৎ সেটা শিক্ষার মাধ্যমেই হয়। এই শিক্ষাটাকে নিয়ে এই যে বন্ধ বলা যাচ্ছে, এটা আমরা মেনে নিতে পারছি না, আগামী দিন মানব না। এর বিরুদ্ধে যতটা আমাদেরকে লড়াই করতে হয় আমরা সকলে মিলে এই লড়াইটা করব, এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি। এখনও পর্যন্ত রেল প্রশাসন আপনাদেরকে কোনো আশ্বাস দিয়েছে? আপনারা দেখা করে বিভিন্ন জায়গায় এসেছেন, আসানসোল মেয়রের কাছে, তারপরে স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছে, ডিআরএমের সাথে কথা বলা হয়েছে, কোনো সুরাহা বেরোবার কোনো দিকে দেখা যায়? দেখুন, আমার কাছে এখনও সেরকম ইনফরমেশন কিছু আমি পাইনি, সেই জন্য আমি এই বিষয়ে আপনাকে কিছু বলতে পারছি না। তবে আমাদের যারা এখানে হেড হয়ে এগোচ্ছেন কাজটা নিয়ে, তাদের কাছে অনেক ইনফরমেশন আছে এবং তারা এর জন্য লড়ে যাবে। আপনারা গার্জেনরা নতুন একটা ফর্ম তৈরি করেছেন, তার মধ্যে দিয়ে কোনো বড় আন্দোলন করবেন যদি এই? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যেতে হবেই আমাদেরকে, কেন আমাদের বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ, এটা নিয়ে চিনিমিনি খেলতে পারে না। কি মনে হচ্ছে কি এই যে কেন্দ্র সরকারের মোদী সরকার রয়েছে, শিক্ষাকে এবার কি টাকার মধ্যে নিয়ে এসেছে, পয়সা কত ব্যবসা করে দিয়েছে? দেখুন, এটা আমি বলতে পারবো না, যে ডাইরেক্ট আমি এটা কিছুই বলতে পারবো না, কিন্তু আমি জানি যে আমাদের বাচ্চাদের এই শিক্ষাটাকে নিয়ে ওরা যেন ছিনিমিনি না খেলে। এতে আমরা সবাই এই দলে দলে যোগ দিয়ে এটাকে যত দূর যেতে হয় আমরা যাব। স্কুল বন্ধ করতে দেব। আমার নাম বুলবুল ঘোষ, আমি একজন অভিভাবক। इसको बुलाइएगा।
रक्षित सर खुद बोले थे कि हम भी प्रेजेंट रहेंगे, मैडम रहेंगी और इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल कुछ ऑफर्स लेकर के आने वाली हैं, वो रहेंगे। तो हमारे सारे गार्जियंस तो यहाँ उपस्थित हैं और अब जितने लोगों ने कहा सब बात सुने। सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि जब स्कूल में हम स्टार्टिंग किए थे 2006 में, एक सपना लेकर के स्टार्ट किए थे कि इस स्कूल को इस एरिया का बेस्ट स्कूल बनाएंगे जो मिनिमम पैसा में मैक्सिमम दे सके। तो आज उस जगह पे स्कूल पहुंच गया। आज हमारे पास रेल के कर्मचारी आ रहे हैं जिनको हम एडमिशन नहीं दे पा रहे। 320 रेल है, जगह नहीं है स्कूल में एडमिशन दे पाने का, ये स्थिति है। और जो रेल के भी बहुत लोगों ने कहा कि रेल के भी लोगों के लिए संभव नहीं है जो 27,000 रुपया देता है, उसके बाद में उसी में 56,000 रुपया फीस दे करके उसके बाद में फिर बाकी और जो खर्चा री एडमिशन देना, इसी रेल के भी जो कर्मचारी हैं सबके लिए संभव नहीं है। अब नॉन रेलवे के लिए सबसे बड़ा दुख का बात है, पता नहीं है एजिटेशन का बात है, पता नहीं डीआरएम क्या बोल रहे हैं, पता नहीं सीनियर को क्या बोल रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे गार्जियंस पढ़ते हैं जो लोग महीना पैसा इकट्ठा करके साल भर का फीस देते हैं। हम लोगों का 5,000, 6,000, 7,000 रुपया फीस भी देते हैं, महीना भर पैसा इकट्ठा करते हैं। तो एक साल में जो हम लोग एक सालाना फीस लेते हैं वो देते हैं। वो बच्चे बेचारे पता नहीं हिंदी मीडियम में भी पढ़ा पाएंगे कि नहीं। मेरा हमको मतलब सचमुच में रो देंगे कि उनका पढ़ाई कुछ नहीं सोच रहे। पता नहीं कैसी राजनीति है कि एक मतलब बच्चा जो गरीब बच्चा, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं, उसका शौक नहीं है। बेचारे गार्जियन रोते आते थे, इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में पढ़ा रहे, एक उनका सपना था, आज वो सारा सपना टूट जाएगा, सचमुच टूट जाएगा। ये कोई राजनीति का विषय ही नहीं है, ये पढ़ाई है। बच्चे हैं, नहीं पढ़ पाएंगे, सचमुच में नहीं पढ़ पाएंगे। वो जो कितने गार्जियंस ने कहा ये मजाक का बात नहीं है, ये राजनीति का बात नहीं है, नहीं पढ़ा पाएंगे, ये महंगाई जो है बताने की बात नहीं है। आज लोग खा नहीं पा रहे, पानी के लिए भी नहीं कह रहे, ये सचमुच में कह रहे। पढ़ाना सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना ये एक बहुत बड़ा बात था बहुत सारे गार्जियंस के लिए कि वो अपने बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं। वो नहीं पढ़ा पाएंगे, बंद हो जाएगा, वो नहीं पढ़ा पाएंगे, हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़ा पाएंगे। बस इतना ही कहने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि अब क्या करना है नहीं करना हम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत शौक से इस स्कूल को इस जगह तक लाए थे। अब ये बंद हो जाएगा, ये बहुत अफसोस की बात है। मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी ये मेरे लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन जिस जगह पे लाए थे उस जगह पे आकर के स्कूल को बंद होना पड़े, इससे बुरा बात कुछ नहीं होगी। शिक्षा पे भी पाबंदी क्यों लगाया जा रहा है? पता नहीं, कारण तो सही में समझ में नहीं आ रहा। ये अचानक एक था कि एंट्री लेवल से बंद किया जाएगा, एंट्री लेवल से बंद किया जाएगा, वो बात तो समझ में आ रहा था कि चलो भाई जो बच्चे आए ही नहीं हैं वो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक ये क्लोजर मेजर का नोटिस आया, ये तो मेरे भी समझ से बाहर की बात है कि क्यों अचानक ये स्टेप अचानक लिया गया। इसके बारे में आपको रेलवे अथॉरिटी ही बता सकता है। रेल की तरफ से एक बात बोला जा रहा है कि 50% से भी कम अटेंडेंस होने से रेलवे स्टूडेंट का उसी स्कूल को बंद किया जा रहा है। वो मेरा तो वैसा है भी नहीं, मेरे स्कूल में तो 320 रेलवे पढ़ रहे हैं और 200 नॉन रेलवे पढ़ रहे हैं, तो मेरा तो ऐसे ही 50% से अबव है, तो मेरा तो ऐसा कोई बात भी नहीं है। फिर भी हाई स्कूल और हमारा तो एक साथ में ही है, तो दोनों मिला करके भी 60% के अबव हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो वो बात तो हमारे यहाँ तो सूट ही नहीं कर रहा है। रेल में भी रेल प्रशासन की तरफ से, रेल मिनिस्ट्री की तरफ से ट्रेन चलाई जाती है, तो सिर्फ रेलवे यात्रियों के लिए है कि रेलवे के लोगों के लिए है? क्योंकि उस जगह पे प्राइवेट लोग से क्यों पैसा लेके चलाया जाता है, इस पर क्या बोलेंगे? सरकार का तो काम ही है, सही बात है, सरकार का काम है एजुकेशन और हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवा और ये एजुकेशन देना, ये तो सरकार का काम ही है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी रेल चला रही है तो रेल में सिर्फ रेल के लोग चलेंगे ऐसा तो नहीं है। ये बात तो सही है कि सभी चलते हैं, स्कूल में भी सभी पढ़ते हैं, रेल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉन रेल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गार्जियन जो बोला कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं सभी ऑफिस के साइन के तहत ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक हम लोग किसी को लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो ये तो है ही है, जो बच्चे हैं वो तो ऑफिस के अनुमति के बाद ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चों का भविष्य क्या होगा? हम भी बहुत चिंतित आप लोग रेल से इस पर बात करेंगे, रेल अधिकारियों से? आप रेल अधिकारी से बात करने से वो लोग कह रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं। आपका नाम क्या? मधु झा, स्कूल के हेडमिस्ट्रेस ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल प्राइमरी सेक्शन।
बुलडोजर दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला, लेकिन उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। आसनसोल भी इससे अछूता नहीं रहा। आसनसोल के नवनिर्वाचित सांसद टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट कर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहां बुलडोजर चलाया गया और सैकड़ों लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया, वे निंदनीय है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बुलडोजर ही नए एक तरफा भारत का नया प्रतीक बन गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने फौरन पलटवार करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को बताया कि उनके लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत रेल पार में आसनसोल नगर निगम द्वारा 4 महीने पहले ही इस तरह का एक अभियान चलाया गया था, जहां कई घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया था। जितेंद्र तिवारी ने शत्रुघ्न सिन्हा को याद दिलाते हुए कहा कि भले 4 महीने बीत गए हों, लेकिन अभी भी उस घटना की निंदा करने के लिए देर नहीं हुई है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की घटना अब से दिल्ली तक सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में एक राजनीतिक मसाल बन गया है। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम चुनाव से पहले आसनसोल नगर निगम द्वारा भी शहर के विभिन्न इलाकों में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए इसी तरह के अभियान चलाए गए थे। जितेंद्र तिवारी ने उन्हीं अभियानों में से एक अभियान का हवाला दिया जो कि रेल पार में चलाया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी द्वारा टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा के ट्वीट के जवाब में आसनसोल के अल्पसंख्यक बहुल रेल पार इलाके में चलाए गए अभियान का हवाला दिए जाने के अंतर्निहित अर्थ कुछ और ही है। না, যখন টুইটারেই দায় সারতে হবে তখন শুধু জাহাঙ্গীরপুরি কেন, আসানসোলের রেলপার অঞ্চলে যে 3-4 মাস আগে এত এত মাইনরিটি ভাইদের ঘর ভেঙে দেওয়া হলো, তাদের দোকান ভেঙে দেওয়া হলো, তাদের ঝুপড়ি উচ্ছেদ করা হলো, সেটা নিয়ে একটা কথা বলছেন না কেন? এখনো তো সময় আছে, খুব দেরি হয়নি। এখনো একবার বলুন যে হ্যাঁ তার জন্য উনি দুঃখিত। এই রমজান মাসে যদি এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তাহলে আমাদের মাইনরিটি ভাইদের একটু ভালো লাগবে। দিল্লির জাহাঙ্গীরপুরীতে যে বাড়িগুলো ভাঙচুর হচ্ছে সেই নিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে টুইট করেছেন জিতেন তিওয়ারি। তিনি বলছেন কি জাহাঙ্গীরপুরীকে কেন, আসানসোলে যে বেশ কয়েকটা 4 মাস আগে মাইনরিটি ভাইদের বাড়ি ঘর এবং দোকানপাট ভাঙা হয়েছে, সেই বিষয় নিয়ে কেন বলছেন না এখানে সাংসদ? দেখুন, জাহাঙ্গীরপুরীতে যেটা হচ্ছে সেটা শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন, খুবই ধন্যবাদ। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে কথাটা তোলার দরকার আছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যিনি রেলপারে কথাটা তুলেছেন, জেনে রাখুন রেলপারে এখনও কোনো দোকান পাট ভাঙা হয়নি। রেলপারে যে আপনার কেএসটিপি রোডে, বিসি রায় রোডে 2-4টা দোকান যখন হয়েছিল 3-4-5 মাস আগে, সেটা ছিল দখল করা হচ্ছিল। যেখানে আমাদের ডিএম অফিস কার্যালয় হবে, বিভিন্ন দপ্তর হবে, ওই জায়গাগুলো দখল করছিল কিছু যারা জমিন দখল করে ব্যবসা করে ধান্দাবাজি করে, তারাই দখল করছিল। কারণ গরিব মানুষের কোনো দোকানপাট এখনও ভাঙা যায়নি। এবং এটাও জানা উচিত যে রেল পারে শুধু মাইনরিটি এলাকা, মুসলিম সংখ্যালঘু দোকান নাই। আপনি দেখুন চানমারি রেল কলোনি এবং লোকো কোয়ার্টার রেল কলোনিতে বিভিন্ন কোয়ার্টারে গরিব মানুষরা বাস করছে, তাদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের রেল বারবার নোটিশ পাঠাচ্ছে, আরপিএফ পাঠাচ্ছে। আমাদের দাবি যে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে তারপরে ভাঙা হোক। আমরা দখল করে কারো জিনিস রাখতে চাইনি, কিন্তু পুনর্বাসন করার, যেমন রাজ্য সরকার আমাদের কারো কোনো জায়গায় যদি ঘর বাড়ি ভাঙছে তার পুনর্বাসনের জন্য তার বদলে ঘর বাড়ি করে তারপরে ভাঙছে। এবং আপনার চানমারি মোড়ে বাজার বলুন, ধাতকা বাজার বলুন, সমস্ত বাজার আছে, কোনোটা রেলপারে শুধু একটা কমিউনিটিকে বলে এটা হয়নি। কিন্তু গরিব মানুষ যারা ব্যবসা করছে তারা মুসলিম আছে না মুসলিম নাই, আমাদের এই দেশে এই রাজ্যের বাসী আছে, তারা 2 পয়সা খেটে রোজগার করছে, তাদের দোকান এখনও ভাঙা হয়নি। তার বদলে আজকেও আমি দেখছি আন্দোলন হচ্ছে,
যে ডিপুপাড়া যাওয়ার রাস্তাতে যে দোকানগুলো আছে সেই দোকানগুলো কেন্দ্রীয় সরকার যারা বলছে যে ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্য আনবে, মাইনরিটি গল্প শোনাচ্ছে যে মাইনরিটির দোকানগুলো ভেঙে গেছে, মুসলমানদের এত দরদি হয়ে গেছে, জঙ্গিপুরে ভাঙা হচ্ছে বা অন্য জায়গায় ভাঙা হচ্ছে, অন্য জায়গায় অত্যাচার হচ্ছে সেটা নিয়ে। কিন্তু এরা যা বলছে হিন্দু রাজ্য করবে, কিন্তু সেই নামে কিছু যারা হিন্দু সমাজ যারা মোদিকে ভাবে এরাই আমাদের সব কিছু, তারা ভোট দিচ্ছে, তাদের আজকে ওই আপনার ডিপুপাড়াতে রেল দোকান ভেঙে দেওয়ার নোটিশ দিয়ে দিচ্ছে। সেই পরিবারগুলো কোথায় যাবে? আমার বলার কথা উদ্দেশ্য হলো যে মুসলিম হিন্দু বলে কোনো জিনিস নেই। গরিব মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ যারা রোজগার করছে দু পয়সা, তাদের দোকান না ভেঙে তাদের পুনর্বাসন জায়গা দিয়ে বিকল্প কয়েকটা জায়গা করে দিয়ে ভাঙা। সেটা কেন্দ্রীয় সরকার যে ঘর ভেঙে দিচ্ছে, কোয়ার্টার ভেঙে দিচ্ছে, উচ্ছেদ করে দিচ্ছে, দোকান ভেঙে দিচ্ছে, সেটা আগে ভাবতে হবে। এই দু একটা দখল হওয়ার চেয়ে সেটা শত্রুঘ্ন সিনহা যেটা বললেন দিল্লির ঘটনাটা তো পুরো আমার দেশের জন্য লজ্জাজনক। এটা তো পুরা পৃথিবী দেখছে, শুধু শত্রুঘ্ন সিনহা কেন দেখছে, পুরা পৃথিবী দেখ, সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আওয়াজ তোলা দরকার। পুরো রাজনৈতিক দলকে, হিন্দুস্তান আমাদের যে ভারতবর্ষে সেই সংবিধানে সবার অধিকার আছে যে নিজে নিজে ধর্মীয় নিজে ভাষা মেনে থাকবে, ভারতবর্ষে আইনকে মেনে তারা সেভাবেই থাকছে আমাদের এখানে সব সমাজের লোক। কিন্তু একটা দল ভারতীয় জনতা পার্টি সমস্ত জায়গা একটা ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে ভারতবর্ষকে সাম্প্রদায়িক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিচ্ছিন্ন করছে, মানুষের লড়াই করাচ্ছে, তারপরে আমাদের দেশকে শেষ করে দেওয়ার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। আপনি দেখুন এই ধর্মের রাজনৈতিক উস্কানি দিয়ে একটা পরে কেন্দ্রীয় যে সরকারের যত সম্পত্তি সবগুলো প্রাইভেট হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। এই যে বাচ্চারা পড়ছে স্কুলে, ওই বাচ্চার মধ্যে কেউ অটল বিহারী বাজপেয়ী হতে পারে, কেউ আবুল কালামও হতে পারে, কিন্তু ওই বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে এই কেন্দ্র সরকার রেল স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার। কেন, কে কারণে বন্ধ করছে? ওই বাচ্চারা যাবে কোথায় সেটা তো বলতে হবে আগে। যে স্কুলটা বন্ধ হচ্ছে, রেল স্কুল বন্ধ করে দেবে, যে হাজার হাজার ছেলেরা, ছাত্ররা, মেয়েরা পড়ছে আমাদের আপনাদের বাড়িতে, সেই ছেলেরা যাবে কোথায় সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সেই লড়াইটাও আমরা আগামী দিন রাস্তায় থাকবো। আমাদের বাচ্চার যে ভবিষ্যৎ, সেই বাচ্চার মধ্যে আমাদের অনেক গুণ আছে, সেই বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দেবো না। এই যে কেন্দ্রীয় সরকার বিজেপি, আমি আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষকে বলবো, যে ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে যে রাজনীতিক চলছে, হিন্দু মুসলিম নামে যে রাজনীতি চলছে, সেই রাজনীতিকটা শেষ করে সবাইকে এক জায়গায় আসতে হবে। আমাদের দেশকে, আমাদের রাজ্যকে, আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচাবার জন্যে আমরা সবাই মিলে আন্দোলন করব। দোকানপাট হোক, ঘর হোক এবং স্কুল হোক, শিক্ষা হোক, সবাইকে, স্বাস্থ্য হোক। আজকে রেল হাসপাতাল প্রাইভেটেশন হচ্ছে, টেন্ডার হচ্ছে, প্রাইভেট মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে, সেইগুলোকে বাঁচাতে হবে। বাঁচার জন্য সবাইকে এক ঝান্ডা, এক তলায় আসতে হবে। ওয়াসিমুল হক, প্রস্তাবিত ডিপুটি মেয়র, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেशन, तृणमूल कांग्रेस। रानीगंज के रामबागान इलाके में स्थित मणिक रतन फर्नीचर में काम करने वाले अमित कुमार महतो 16 अप्रैल से लापता है। उनके परिवार के लोगों का कहना है कि वे रोज की तरह काम पर गए थे, लेकिन उसके बाद लौटे नहीं। उनकी पत्नी दीपिका महतो का कहना है कि 16 तारीख को उन्हें कई बार फोन पर अपने पति से बात की, लेकिन शाम को वे घर नहीं लौटे। रानीगंज के फर्नीचर दुकान में काम करने से पहले वे JK नगर के बेलिया बथान में महतो पाड़ा में किराए के मकान में रहते थे और वहीं अपनी एक दुकान चलाते थे, लेकिन उनकी फर्नीचर की दुकान नहीं चली तो वे रानीगंज आ गए और इस दुकान में नौकरी करने लगे। उन्होंने कई लोन भी ले रखे थे। इस संदर्भ में जब हमने बेलिया बथान में उनके दोस्तों और रॉकी महतो और विश्वजीत महतो से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। जब वे JK नगर में रहते थे तब उनसे नियमित संपर्क था, लेकिन जब से रानीगंज चले गए हैं तब से उनका संबंध थोड़ा टूट सा गया है। उनकी पत्नी दीपिका महतो ने कहा कि उनके साथ 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी। उनकी 5 साल की एक बच्ची भी है जिसका नाम अनन्या महतो है। दीपिका महतो ने बताया कि वे उनकी बेटी और अमित के पिता
जानकी महतो और माता लक्ष्मी महतो सभी बेहद चिंतित है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल को ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके पति की तलाश की जाए। याद आता है रोज सब कोई, हमसे बिछड़ा है बेसबब कोई। जी हाँ, मैं हूँ जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आसानसोल टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानीगंज के जेके नगर बेलिया भतान महतो पाड़ा पे। एक दिल दहला देने वाली घटना। एक माँ का बेटा, एक पत्नी की पति, एक बेटी का बाप। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमित रंजन महतो की, जो 16/4/2022 को मिसिंग हुआ। आज तक उसकी कोई पता नहीं, वो लापता है। आज भी उनकी पत्नी अपने मांगों पे उनके नाम का सिंदूर लगा रही, इस आशा पे कि वो लौट आएंगे। एक माँ रो रही है कि मेरा बेटा लौट आएगा, एक बेटी रो रही है कि मेरा बाप लौट आएगा, मगर अभी तक अमित रंजन की कोई पता नहीं चल रहा। और इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं रानीगंज के जेके नगर बेलिया भतान महतो पाड़ा पे, और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये अमित जी की ये घर है और उनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरी घटना के डिटेल्स और उसकी वजह क्या है मिसिंग होने की, और अभी तक पता चला या नहीं चला। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ आसानसोल टाइम्स न्यूज़। मैं जाहिद अनवर। चाहती हूँ कि वो जहाँ भी हो, अगर वो न्यूज़ के माध्यम से ये देख रहे हैं तो प्लीज़ आप घर आ जाइए। बस हम इतना ही चाहते हैं। इस घर में सबको बहुत परेशान है। बेटा तुम्हारा? मेरा अनन्या महतो। पापा डेली आते थे घर आते थे? कितना दिन से नहीं आ रहे पापा घर? जब से गायब हुए। कब से गायब हुए? कितना दिन से? कितना दिन से नहीं पता, मगर कुछ दिनों से लग रहा घर नहीं आए। तुम खोजी पापा को? क्या पता चला? कुछ पता ही नहीं चला। नहीं मिल रहा पापा। कभी झगड़ा झमेला घर में हुआ था पापा मम्मी से? होते रहता था झगड़ा, होता था पापा मम्मी से? हमको तो बहुत तकलीफ हो रहा है। मेरा बाबू कब आएगा? कोई परेशानी क्या लग रहा था? उनको बताता था नहीं, खाली उसको मन में खाली मनझान देखते थे। और बैठता था तो माथा गिराइए के बैठता था। हम पूछते थे तो कुछ नहीं बताता था हमको। कब मिसिंग हुआ वो? हाँ, हेराया क्या? 16 तारीख को है, शनिवार को 16 तारीख को। क्या वजह रहा ये होने का? कुछ तो वजह होगा। हमको तो पता नहीं बाबू, क्या पता। आपसे जब बातचीत होती तो क्या लगता था आपको? वो तो हमसे ठीक ही बात करता, यदि कुछ बोलते तो हमसे ठीक ही बोलता बात। टेंशन में रहते थे? कितना दिन से नोटिस किए ये चीज़? देखें कितना दिन से जब आपका बेटा टेंशन में है? टेंशन में है तो 15 दिन कि 2-1 महीना तो ऐसे देखे हम। क्या विषय को लेकर टेंशन? कुछ उठो तो बताते नहीं थे, मगर माँ का दिल है। जब तकलीफ में बैठता था तो हमको पूछते थे कि क्या हुआ तुमको, वो नहीं बताता था। बोलता माँ हम धूपा में जाते हैं, उससे हमको टेंशन थोड़ा है, बस और कुछ नहीं बताता था हमको। अभी क्या आशा कर रही हैं? हम तो आशा कर रहे कि बाबू हम मेरा चैन आवे मेरा पास। हम बहुत तकलीफ से इसको बाबू के हम पाए हैं। बेटा का? अमित रंजन महतो। आपका नाम? लक्की देवी। गुम हुआ अमित रंजन, कौन हुआ आपका? हाँ, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है। कैसी मिसिंग हुआ, कब हुआ? देखिए, इस खबर तो हमको मैंने शनिवार शाम को ही मिसिंग हुए हैं, 16 को। पर उस दिन तो हमको पता नहीं चला। सुबह में हमको पता चला, मेरे फ्रेंड एक फ़ोन किए कि ऐसा बात है, देखो ना अमित गए हैं कुछ, वो पंजाबी मोड़ में एक फर्नीचर की दुकान में थे, तो उस जगह से अभी तक आए नहीं रात में। तो सुबह हमको मैसेज मिले, तो सुबह फिर हम बोला अच्छा ठीक है, मॉर्निंग तो मेरा ड्यूटी है 8 बजे, तो हम ड्यूटी से आके फिर शाम को फिर आए उनका पास। फिर शाम से तो जितना खोज पड़ता रहा, इधर लोकल में जहाँ जहाँ भी है, यानी मंदिर वगैरह है, इधर जहाँ शोषण वगैरह है, पूज बा 11 तरफ हम लोग चारों तरफ जहाँ जहाँ ढूंढना चारों तरफ ढूंढे। फिर दूसरा दिन भी हम लोग फिर वही जहाँ जहाँ इधर कुछ कुछ काम से खोजें। आपका इधर हम लोग बगल में जंगल भी है मौलिकपाड़ा, उस साइड में गए थोड़ा सर्च करने के लिए। घर के आदमी बोले थोड़ा जाके एक बार देख के आओ, तो हम लोग पूरा सर्च उच किए, लेकिन कुछ तो पता ही नहीं चल रहा है। देखिए, सूचना पुलिस को मिली? हाँ, पुलिस को तो 16 को मिसिंग थे, 17 को गए थे ये लोग। मैंने घर से मेरा फ्रेंड एक बोले कि हम 17 को गए थे रानीगंज थाना, जो FIR करना है वो करके आए हैं। कुछ तो वजह हो, मैंने क्या वजह लग रहा है? वजह का बात जो है, फिलहाल आज 1 साल से जो बोले हम जो फ्रेंड है मेरा,
वो बिजनेस पर जो पंजाबी मोड़ में आना जाना है, तो उस टाइम से हम लोग से मतलब कुछ उसका काम का ऐसा ही टाइम टेबल है, यानी सुबह जाना रात को आना, और हम लोग से भेंट मुलाकात होता ही नहीं था एक साल से। और वो जो है कोई चीज़ भी ऐसा भी जो कोई चीज़ है मतलब खास करके कोई चीज़ शेयर ऐसा कुछ चीज़ कभी मतलब ऐसा कुछ खास मतलब पर्सनली बात कभी किसी से नहीं बताता था। मतलब हम लोग से खूब कम ही मतलब बानियाँ करते थे। हम लोग को यहीं पर BC रोड में एक सामने जगह है, इसी जगह पर एक दुकान अपना खोले हुए थे, फर्नीचर का रेंट पर लिया हुआ था भाड़ा पर। हम लोग जाते थे शाम को, कभी कभार बैठते थे। तो फाइनली बाहर किसी से मैंने दोस्ती यारी में बाहर किसी से कुछ इस तरह तो कभी कुछ बोले भी नहीं, किसी से इस तरह देखे भी नहीं हम लोग। मेरा नाम रॉकी महातो। हम यहीं पर रहते बलियासन में। मेरे हस्बैंड शनिवार के दिन से ही लापता, अभी तक घर नहीं आए हैं। शनिवार मैंने तारीख? शनिवार 16/4/2022। कहाँ काम कर रहे थे? मानिक रतन फर्नीचर, रानीगंज, पंजाबी मोड़। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो अपना काम से निकले, फिर उसके बाद वो घर ही नहीं आए हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहे हैं, फ़ोन ही नहीं लग रहा है। दिनों मिसिंग हुए तो आप? हाँ, मेरे मोबाइल में फ़ोन आया था, तकरीबन 2:30 बजे के बीच आया था। क्या बार फ़ोन आया था? 2 बार ही आया था। बात हुआ था? हाँ, बात हुआ था। क्या विषय में बात हुआ था? बात हुआ था कुछ लोन वगैरह था, उसी के बारे में बात हुआ था, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। लोन वगैरह मतलब क्या मैटर क्या था लोन का? कुछ उन्होंने लोन लिया था जो मांगने के लिए आया था, जो मुझे पता नहीं था, तो हम उनसे पूछे, तो फिर उसी के मैटर पे बात हुआ था। आपको क्या लगता है किसी से कोई झमेला या बिजनेस सिलसिले में कुछ दिक्कत परेशानी? नहीं, आज तक तो हम उनके साथ इतना दिन से रहे, लेकिन ऐसा कोई झमेला हम उनका मुझसे सुने ही नहीं है। कुछ मेंटलिटी डिस्टर्ब या कुछ ऐसा प्रॉब्लम? हाँ, जब से वो रानीगंज काम करने के लिए जा रहे तब से थोड़ा हम उनको डिस्टर्ब देख रहे थे कि वो थोड़ा डिस्टर्ब। कुछ ऐसा बात? नहीं, हमसे कुछ वैसा बात नहीं हुआ है, बस वही लोन के मैटर पे थोड़ा बात हुआ था लास्ट में। तो जो मिसिंग हुआ तो इसका इत्तला पुलिस को आपने दी? हाँ, मैंने दिया है। कितने तारीख को? 17 को, 17 अप्रैल। मिसिंग डायरी की है? हाँ, रानीगंज थाना में। अभी तक पुलिस कुछ आश्वासन या कुछ जानकारी दी? पुलिस ने तो कहा हमारी कार्रवाई भी चल रही है, उन्हें भी कुछ ज़्यादा सुराग नहीं मिल पा रही है, तो ही पुलिस बोला कि हम आगे देखते क्या होगा। क्या नाम था उनका? पुलिस का नाम? पति का? मेरे हस्बैंड का नाम अमित रंजन महतो। एज 37। हाँ। आपकी बच्ची या बच्चा कुछ? नहीं, मेरी एक बेटी है जो 5 साल की है। नाम क्या हुआ? आन्या महतो। आपका नाम? दीपिका महतो। शादी कितना साल हुआ? 8 साल। शनिवार को आसनसोल के रेलपार ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने शहर के अक्कार गार्डन स्थित मंत्री मलय घटक के आवासीय कार्यालय में जाकर उनसे मुलाकात की और मुआवजे की मांग की। इसके उपरांत इन लोगों ने रेलपार इलाके में विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल इनका कहना है कि उनकी दुकानें रेलपार के जिन इलाके में स्थित है वहां से रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा, ऐसे में उस जमीन के मालिकों को मुआवजा देने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन वे जो इन जमीनों पर पिछले 50 सालों से भी ज़्यादा समय से व्यवसाय कर रहे हैं, उन दुकानदारों का क्या होगा। इन दुकानदारों ने आज मंत्री मलय घटक से मुलाकात की और रेलवे प्रशासन तथा राज्य सरकार दोनों से गुहार लगाई कि उनकी समस्याओं को भी देखा जाए और उनके लिए भी मुआवजे की उचित व्यवस्था की जाए। इनका कहना है कि जिस जमीन से रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर गुजरेगा उस जमीन के मालिकों को तो रेलवे की तरफ से मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन उनका भविष्य अंधकार हो जाएगा। इस मौके पर सचिव आशीष चटर्जी, विनायक कृष्ण, घरजयदेव गोस्वामी, राम कुमार अग्रवाल, मोहम्मद शकील, शंकर दत्ता, दासूपाल, बप्पा सेन सहित इस संगठन के तमाम व्यापारीगण उपस्थित थे। ऐसा घर में सचिव अभी आशीष चटर्जी ने बताया कि पिछले 8 सालों से फ्रेट कॉरिडोर जमीन आंदोलन चल रहा है। अब उनको पता चला है कि 29 तारीख तक इस जमीन के मालिकों के मुआवजे देने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन रेल पार के व्यापारियों का क्या होगा, उनका भविष्य तो
अंधकार में है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालत में उनके सामने सामूहिक आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उन्होंने मंत्री मलय घटक से भी इससे पहले गुहार लगाई थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वे इन व्यापारियों के साथ है, लेकिन अब जबकि मुआवजा देने के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उनके सामने सारे रास्ते जैसे बंद हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि ऐसे हालत में वे व्यापारियों की मदद करें, वरना तकरीबन 250 से 300 व्यापारियों के सामने सामूहिक आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। तरफ থেকে বিগত 8 বছর ধরে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি রেলের ইস্টার্ন ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডোরে জমি আন্দোলন। এই আন্দোলনে আমাদের 250 থেকে 300 ব্যবসায়ী ভিটেহারা হচ্ছি এবং তাদের রুটি রোজগার আমাদের চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে আমাদের বিগত আন্দোলনগুলোতে আপনারা মিডিয়ারা আমাদের সাহায্য করে এসছেন। আজও আপনাদের কাছে জানাচ্ছি, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে রেলে জমি বিএলও তরফ থেকে সমস্ত মার্কেটের মালিকদের পেমেন্ট নোটিফিকেশান জারি করেছেন এবং আগামী 29 তারিখের মধ্যে তাদের সমস্ত পাওনা গন্ডা মিটিয়ে দিতে চাইছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আমাদের রেলপাড়ের যে ব্যবসায়ীরা তাদের ভবিষ্যৎ কী, এই ভবিষ্যতের জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছি। আমরা মাননীয় মন্ত্রী মশাইকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, উনি আমাদের কাছে এসে আমাদের বলেছিলেন যে আমি আছি, আপনাদের কোনো চিন্তা নেই। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আমরা কোনো রকম কিছু আশ্বাস পাচ্ছি না, কোনো রকম কংক্রিট কিছু পাচ্ছি না যে আমাদের ভবিষ্যৎটা কী হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা মাননীয় মন্ত্রী আমাদের মলয়দার কাছে গেছিলাম এবং ওনার সঙ্গে আজকে কথা বলে এলাম। ওনাকে আজকে আমরা বললাম যে আজকে যে পরিস্থিতি হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে একমাত্র আমাদের নজরে একটাই জিনিস আসছে মনের মধ্যে, যেটা আমরা সামনে আমাদের মৃত্যুটাকে দেখতে পাচ্ছি। এই মৃত্যু ভয়টাকে আমাদের কাটানোর আপনারা কি উপায় করছেন? আজ যদি আমাদের কোনো রকম পুনর্বাসন না হয়, কোনো রকম যদি ক্ষতিপূরণ না হয়, তাহলে আজকে আমাদের প্রত্যেকটি ব্যবসায়ীকে আজকে আমাদের গণ আত্মহত্যার পথ নিতে হবে, এছাড়া আমাদের কাছে কোনো রাস্তা নেই। তো আপনারা কী বা চিন্তা করছেন, কি ব্যবস্থা করছেন? উনি আমাদের বললেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, অন্য স্টেটে কি হয় জানি না, কিন্তু আমাদের রাজ্যে কারুককে মৃত্যু দিকে ঠেলে দিতে আমরা পারবো না, আমরা দেব না। আমাদের দিদির নীতি যে আমরা পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করব না, কিন্তু আমরা তাতেও ঠিক মতো আশ্বস্ত হতে পারছি না, কারণ আমাদের কাছে সেই রকম কিছুই আমরা নজরে পাচ্ছি না যে হ্যাঁ আজ আমরা আমাদের চলে গেলে আমরা আজকে কোথায় গিয়ে বসবো। আমরা আজকে বারবার ওনাকে বলে এসেছি যে আপনি দেখুন আমাদের আজ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুন। আজকে যদি ওনারা পুনর্বাসন না করেন, তাহলে আগামী দিনে হয়তো সোমবার থেকে আমাদের আন্দোলনের পথে, অন্য রূপে আন্দোলনের পথে যেতে হবে। আমাদের মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি করতে হবে, আমাদের পথ অবরোধ করতে হবে, আমাদের দফায় দফায় যে কোনো জায়গায় গিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে হবে।